Hi everyone, I'm Eman Khan and welcome to Law Ed by Eman. So अभी हमारा चल रहा है मुस्लिम लॉ और आज का हमारा टॉपिक है सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. So what happens to the estate of a Muslim person when he dies? Now, four things follows. First, payment of the burial expenses and funeral expenses. Second, payment of debts of the deceased. Third, determining the value of the deceased will. And the last is distribution of the property of that deceased according to his will and Sharia law. Now, according to Muslim law, एक मुस्लिम पर्सन अपना एस्टेट का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही ब्लड लाइन के बाहर अपनी विल कर सकता है. बाकी का जो 2/3 हिस्सा होता है वो होता है उसके फैमिली मेंबर्स, ब्लड रिलेटिव्स के लिए. ओके. Now, the administration of this succession of the deceased person estate is governed under the Uniform Law of the Indian Succession Act 1925. All right. और ये सब मैनेज कौन करता है? ये सब मैनेज करने के लिए या तो एक एग्जीक्यूटर होता है या तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना. तो बेसिकली रिप्रेजेंट कौन करता है एक डिजीज्ड मुस्लिम को इन केस ऑफ सक्सेशन. ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो एस्टेट होती है, उसको डिवॉल्व करने के लिए कौन आगे आता है? इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज कौन करता है? पहला है एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर इज अ क्रीचर ऑफ लॉ. वो एक अथॉरिटी अपॉइंट करती है और जो एग्जीक्यूटर होता है वो अपॉइंट करता है टेस्टेटर खुद. टेस्टेटर की चॉइस का इंसान होता है एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर जिसको टेस्टेटर अपनी विल की सारी इंफॉर्मेशन देता है जैसे वो चाहता है अपनी विल को उसके बाद बांटना. या तो ये बेसिक डिफरेंस है एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर में. तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज मुस्लिम की प्रॉपर्टी या एस्टेट के लिए एक एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है तो वो उस पर्टिकुलर डिजीज का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज according to Sharia law and his will. Now, it's the work of executor or administrator. Now, Muslim law में there is no provision for administrator, but under the Indian Succession Act 1925 there is. Second is heirs. तो अगर administrator या executor दोनों में से कोई भी नहीं हो तो कैसे उस particular disease की property जो है वो उसके heirs में और co-heirs में distribute होगी? So, in default of any executor or administrator, the whole estate of the deceased devolves at the time of his death upon his heirs in proportion to their respective right of inheritance. जो उनको right मिला inheritance का by Muslim law, उस हिसाब से उस proportion में उनको transfer कर दी जाएगी वो property. All right. Now, third is derivative executor. Now, under the Hanfi law, जो executor होता है deceased Muslim का, वो appoint कर सकता है अपना successor who will carry out the purpose of the will under which he was made executor. तो ये 3 लोग होते हैं जो कि डिजीज मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसकी जो विल होती है, उसकी जो एस्टेट होती है, उसका क्या होना है, वो कैसे ट्रांसफर होएगी, उसकी लास्ट विशेस के हिसाब से उसकी विल कहाँ जाएगी, वो सारी चीजें ये लोग मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज्ड. नाउ व्हाट हैपेंस टू द डेथ्स ऑफ अ मुस्लिम पर्सन? एक डिजीज इंसान के डेथ्स का क्या होगा? जो क्रेडिटर होता है वो किसी के भी अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट, या तो एस के अगेंस्ट, या तो उस पर्टिकुलर डिजीज की पूरी एस्टेट के अगेंस्ट. यस, अगर एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और उस पर्टिकुलर डिजीज की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उसके एस में, तो वो जो पर्टिकुलर क्रेडिटर है वो एक या तो बाकी सारे एस के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ हिज डेट, है ना, फॉर द रिपेमेंट ऑफ हिज डेट. नाउ, जहां डिजीज की जो एस्टेट है वो ट्रांसफर नहीं करी गई है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई है उसके एज में, तो एक डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है अगेंस्ट द एस्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज फॉर द रिपेमेंट ऑफ द डेट. नाउ, इस पॉइंट पे एक कॉन्फ्लिक्ट था कि एक पर्टिकुलर क्रेडिटर को अगर एक डिक्री मिली है अगेंस्ट वन पर्टिकुलर एयर फॉर द रिपेमेंट ऑफ द डेट, तो क्या वो पर्टिकुलर डिक्री बाइंडिंग है को एस पे कि नहीं, भले ही वो कोएस सूट की पार्टी हो या ना हो. तो अकॉर्डिंग टू अ डिसीजन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, इस केस में कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भले ही एक एयर के अगेंस्ट डिक्री पास हुई हो लेकिन वो बाइंडिंग होगी बाकी सारे एयर्स पे. रियलाइजेशन होगा डेट का वो पूरी एस्टेट से होगा, ना कि उस पर्टिकुलर एयर के ही शेयर से. या But according to Allahabad, Bombay and Nagpur High Courts, the property of the co-heir cannot be touched directly unless the co-heirs being party to the suit are held liable to pay their share of the debts. Alright.
तो यहाँ आ गया कॉन्फ्लिक्ट कि कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा कि बाइंडिंग होगा बाकी को एयर्स पे भी, लेकिन इलाहाबाद, बॉम्बे और नागपुर हाईकोर्ट का ये व्यू था कि अगर एक एयर के अगेंस्ट एक डिक्री पास हुई है तो बाकी एयर्स उससे अफेक्ट नहीं होंगे। नाउ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस कंफ्यूजन को दूर किया। इन द केस ऑफ मोहम्मद सुलेमान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल, यह है 1966 का केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the whole estate of the deceased will be duly represented by the person who are impleaded and the decree will be binding on the entire estate. लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होगा where there has been a fraud or collusion between the creditor and the heir impleaded. तो ये था रूल regarding the creditors of the. But what happens if the particular heir has alienated the property before repaying the creditors? So a transfer of the undivided share inherited from the deceased to a bona fide purchaser who has no notice of the debt or any suit relating to the estate is valid. मतलब एक पर्टिकुलर एयर जो है वो अपने शेयर एलिनेट करने का पूरा राइट रखता है, भले ही उसने डिजीज के जो डेट्स हैं वो रीपे करे हों या ना करे हों। नाउ व्हाट हैपेंस टू द डेट्स ऑफ अ डिजीज्ड? तो अगर एक क्लेमेंट प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देता है तो कोर्ट जो है वो एक डिक्री पास कर सकता है डेटर के अगेंस्ट ऑफ दैट डिजीज मुस्लिम टू रीपे द डेट्स। नाउ एट द एंड लेट्स डिस्कस सम ऑफ द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। नंबर 1, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, that is executor or the administrator as the case may be, is the legal representative of that deceased person. Now second is that he is a bare trustee for heir of his 2/3 estate and the active trustee for his 1/3 share of the net assets. Third, power to sue or recover the debts. Now, the executor or the administrator has the same power to sue in respect of all the cause of action that survived the disease. Also, he exercises the same power for the recovery of debts as the disease had when living. Fourth is that the executor or the administrator has the power to dispose of the immovable property subject to the restrictions that are given under section 307(2) of the Indian Succession Act. Now, fifth, that the executor or the administrator, if he directly or indirectly purchases the property of the deceased, तो वो जो सेल होगी वो voidable होगी at the instance of any other person जो कि उस particular sold property में interested था। Sixth, when there are many administrators या executor तो उन सब के absence में एक administrator या executor भी उनकी power exercise कर सकता है of disposing of that particular will. Seventh is कि एक executor या administrator का ये duty होती है कि वो उस particular disease की funeral ceremonies अच्छे तरीके से करे और इसके एक्सपेंसेस वो डिजीज के जो एस्टेट है उसमें से रियलाइज कर सकता है। एंड द लास्ट, जो एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका ये ड्यूटी होती है कि वो उस पर्टिकुलर डिजीज के डेट्स जो है वो कलेक्ट करे और उसकी सारी जितनी प्रॉपर्टी है विच हैज बीन लेफ्ट बाय हिम अंडर हिज विल वो सब भी कलेक्ट करे। वो सारी प्रॉपर्टी का मैनेज करना जब तक वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती उसके विल के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर की या एग्जीक्यूटर की एज द केस में भी। नाउ दिस was in short the succession and administration of a deceased Muslim. Next we're going to discuss the inheritance, so stay tuned. Good luck. Bye.